सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज हम क्लास 10th के कार्बन कंपाउंड का लास्ट क्लास में हमने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बताया था, जो कि हमारा 4th नंबर लेक्चर था। आज हम लेक्चर नंबर 5th लेकर आए हैं, जिसके अंदर हमने आपको पहले ही कह दिया था कि इसका जो क्वेश्चन बच गया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, उसको आज समझा देते हैं। तो आज की क्लास में हम उसी को समझाते हुए फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड की बात कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल। कहता है जब आप इथेनॉल से, किससे, इथेनॉल से जब इथेनोइक एसिड बनाते हो तो इस रिएक्शन को, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। व्हाई दिस reaction is called oxidation reaction। पूछ रहा है क्यों क्यों क्यों, क्वेश्चन में है why the conversion of ethanol to ethanoic acid is called oxidation reaction। तो अभी आपने पढ़ा है कि इथेनॉल, एथ मतलब 2 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ऑल मतलब अल्कोहल, यही स्ट्रक्चर बनाते थे आप। और इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाने के लिए आप क्या यूज करते थे, या तो एल्केलाइन KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट प्लस हीट का इस्तेमाल करते थे, या आप एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 विथ हीट इस्तेमाल करते थे। तो बन जाता था हमारा क्या, इस क्वेश्चन को थोड़ा हटा लेते हैं, तो हमारा क्या बन जाता था, इथेनोइक एसिड बन जाता था। और इस कन्वर्जन को अगर थोड़ा याद करो, यहां पर बनता था, आराम से घबराना मत, इथेनोइक एसिड, एथ मतलब फिर से 2 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, बचे हुए जगह हाइड्रोजन, ओइक एसिड यानी डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH। अब इथेनॉल यानी CH3CH2OH इन प्रेजेंस ऑफ आइदर एल्केलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये बना लेता था CH3COOH। तो कहता है इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं। तो आप बोलोगे सर जब हम यहां से यहां आते हैं तो होता है हमारे पास गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, और जैसे ही गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन होगा तो इसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो इस when we convert ethanol to ethanoic acid, there is a gaining of oxygen, so this reaction is called oxidation reaction। तो कह सकते हो in this reaction there is gaining of ऑक्सीजन। इसी वजह से इस Y का जवाब हो गया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकॉज इन दिस रिएक्शन देयर इज गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन। और किसके प्रेजेंस में होता है, एल्केलाइन KMnO4 एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7 के प्रेजेंस में। इसी का चौथा क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा साइड करके समझाते हैं। इसी का 4th नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, घबराना मत, बिल्कुल अच्छे से देखो। 4th नंबर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्या कह रहा। 4th नंबर में कह रहा हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश, सॉरी
ये वाला देखो, आराम से समझो। हमने बोला पहला क्वेश्चन में, आराम से बातों को समझते हैं, घबराते नहीं। पहला क्वेश्चन में कहा कि वाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। साइड वाला पोर्शन दिख रहा है? हाँ, ठीक ठीक। वाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हमने समझाया कि इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाते हैं तो गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है, इसलिए इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इसी के ये पेज नंबर 71 का फर्स्ट क्वेश्चन। और पेज नंबर 74 का सेकेंड में कहता है व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या है? तो आप बोलोगे क्वेश्चन समझ गए हो। तो ये जो क्वेश्चन था हमारे पास, ये पेज नंबर 71 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, जिसका आंसर ये हो गया। और उसी जगह पेज नंबर 74 के क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पूछा जा रहा है कि व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अभी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ाया था, हेयर इज द गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन KMnO4 or acidified K2Cr2O7. So these two are considered to be oxidizing agent because it oxidizes ethanol to ethanoic acid. Alkaline KMnO4 और acidified K2Cr2O7 को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इथेनॉल को इथेनोइक एसिड बना देता है, जिसमें गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। तो पूछ रहा कौन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो बोलोगे एक है हमारे पास एल्केलाइन KMnO4, या दूसरा है हमारे पास एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो देखो एक ही क्वेश्चन की मदद से दो क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। तो यही चीज हम आपको समझा रहे थे। ये सब क्वेश्चन छोटा मोटा पूछा जा सकता है। एल्केलाइन KMnO4, एल्केलाइन मतलब बेसिक, और KMnO4 का मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट, K2Cr2O7 का मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट। लास्ट वीडियो में पूरी चीजें समझाई थी, फिर भी यहां हम आपको बता दे रहे हैं। तो ये पेज नंबर 71 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर और ये पेज नंबर 74 का सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। इसको लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिख लिया? अब इसको इरेज करते हैं। पेज नंबर 71 में एक क्वेश्चन और बचा है जिसको आप बना सकते हो। लिख लिया होगा ना? तो जब थ्योरी को अच्छे से पढ़ लोगे तो न्यूमेरिकल बनाने में तो कभी प्रॉब्लम होगी ही नहीं, तो बहुत आसान सा हो जाता है। और लास्ट क्लास में हमने बता दिया था कि क्या क्या चीज हमें पढ़ाएंगे। तो इसमें हम आपको फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड को भी समझाएंगे। अब जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से, जैसे हमने ये क्वेश्चन कर दिया, व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड पढ़ेंगे। ये कहता है अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथीन इज बॉन्ड फॉर बिल्डिंग। बिल्डिंग वगैरह नहीं करते, झिक 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 ऐसे करके बिल्डिंग वगैरह करते हैं किसी भी चीज को, तो उसमें हम इथिलीन और ऑक्सीजन लेते हैं। आप बता सकते हो कैन यू टेल व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथिलीन एंड एयर इज नॉट यूज्ड। हम ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन एयर नहीं लेते हैं, क्यों? तो अगर मान लो हम इथिलीन लेते हैं, यानी एथ मतलब दो कार्बन, सॉरी इथीन एथ मतलब दो कार्बन, YNE देखो ना क्या कह रहा है, इथीन, तो एथ का मतलब दो कार्बन, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, बचे हुए जगह हाइड्रोजन, बचे हुए जगह हाइड्रोजन। इसको बर्न करना है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम जानते हैं कि किसी भी चीज को बर्न करेंगे, कंबशन रिएक्शन में पढ़ा था, तो इट विल ऑलवेज गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन है तो वाटर भी देगा, यानी ये हमें बना के देगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। ये कंबशन में पढ़ा था कि कोई भी चीज को अगर आप हीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बैलेंस कर लो, दो कार्बन यहाँ एक, दो कार्बन यहाँ एक कार्बन, तो यहाँ दो लगा दो, यहाँ दो दो चार एक, पांच ऑक्सीजन यहाँ पांच लगा दो, दो हाइड्रोजन, ठीक है।
यहाँ 2 लगाया है। बैलेंस करने के लिए तो पहला एक्सरसाइज में सीख ही लिया है, फिर भी हम दिखा दे रहे हैं। तो कहता है इथीन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, लेकिन एयर के प्रेजेंस में क्यों नहीं हीट करते? तो इसलिए नहीं हीट करते हैं कि अगर इफ बी हीट इथीन इन प्रेजेंस ऑफ एयर इट गिव्स सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम कहने का मतलब होता है थोड़ा गंदा सा, मतलब धुएं के साथ। सूटी फ्लेम ड्यू टू insufficient amount of heat, क्योंकि insufficient amount of heat होता है। क्यों? क्योंकि एयर जो होता है वो मिक्सचर ऑफ गैसेज होता है, और यहां पर हमारे पास ऑक्सीजन चाहिए भरपूर मात्रा में, और जब आप इसको हीट करते हो तो लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है। एंड टू रीच दिस टेम्परेचर वी नीड ऑक्सीजन। डायरेक्ट ऑक्सीजन चाहिए हमें इस टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए। तो कहता है कि मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथीन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग। तो वेल्डिंग के लिए जब हम मिक्सचर ऑफ इथीन एंड ऑक्सीजन यूज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हीट वाटर के साथ हीट देता है। अब कहता है बताओ इथीन और एयर को क्यों नहीं यूज करते? तो अगर हम इथीन और एयर को यूज करेंगे तो ये सूटी फ्लेम देगा, क्योंकि इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है। और वेल्डिंग के लिए फॉर वेल्डिंग वी नीड 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, और इतना टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए हमें ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए। एयर से इतना टेम्परेचर तक पहुंचा नहीं जा सकता। तो इस तरह से हमने फर्स्ट, सेकेंड और ये वाला यानी 71 का फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन कर लिया, और पेज 74 का सेकेंड क्वेश्चन कर लिया। एक क्वेश्चन और बचा है, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। वो जब हम अल्कोहल यानी इथेनॉल को पढ़ेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब इथेनोइक एसिड को पढ़ेंगे अभी, तो हम कहानी को समझ जाएंगे। यानी ये तीनों क्वेश्चन का आंसर समझ में आया। ऑक्सीजन का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वेल्डिंग करने के लिए 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, चाहिए हमें, और इतना ज़्यादा टेम्परेचर के लिए हमें डायरेक्ट ऑक्सीजन चाहिए। एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेज है, जहाँ पे इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, जो इतना ज़्यादा टेम्परेचर को पा ही नहीं सकता है अगर एयर में बर्न करेंगे तो। और इस तरह से क्वेश्चन आंसर हो गया। अब हम इथेनोइक एसिड और इथेनॉल की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। इनमें से जो भी बातें हैं आप लिख लो, और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर तो ऑलरेडी लिख ही लिया है आपने। अब ये पिछले वाला क्वेश्चन देखो, बताने से क्या हो गया कि अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 के प्रेजेंस में इथेनॉल इथेनोइक एसिड बनाता है, ये भी सीख लिया, दोबारा जान लिया, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था। लिखो इसको फास्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं इथेनॉल से इथेनोइक एसिड और इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के प्रॉपर्टीज के बारे में लिख लिया। अब इस तरह से क्वेश्चन आंसर हो गया। अब हम इथेनॉल की स्टोरी को प्यार से समझते हैं, फिर देखेंगे इथेनोइक एसिड को। आराम से चीजों को समझोगे तो चीजें टफ नहीं लगेगी, और अगर नहीं समझोगे, कंफ्यूज करोगे। अब जैसे जो बच्चा एक दिमाग लगाएगा, वो दिमाग क्या लगाएगा कि कार्बन कंपाउंड को एक बार देखने के बाद दोबारा पूरी तरह से देख लेगा, तो उस बच्चे के लिए कार्बन कंपाउंड एकदम बच्चों वाला खेल बन जाएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट इथेनॉल। अब देखो सबसे पहले इसका हम बात करते हैं फॉर्मूला का, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में। तो देखो एथ मतलब 2 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ऑल मतलब अल्कोहल, बचे हुए जगह हाइड्रोजन, यानी यहां से अगर बोले तो हम बोल सकते हैं CH3 CH2OH। इसको दूसरे तरीके से लिखे तो 2 कार्बन C2H5OH। ठीक, इथेनॉल का जो इसको हम कॉमनली कॉल्ड एज एल्कोहल
एल्कोहल, एल्कोहल जिसको आप क्या कहते हो, दारू। अरे सर ऐसा शब्द मत लिखो, पढ़ने वाले बच्चे, कोई बात नहीं। तो कॉमनली कॉल्ड है, जिसको अल्कोहल कहा जाता है इथेनॉल को। और हम जानते हैं और हर बच्चा जानता है कि इथेनॉल यानी दारू को, अल्कोहल को किसी भी अमाउंट में, थोड़ा सा पानी में इतना सारा दारू मिला सकते हो, इतना सारा अल्कोहल मिला सकते हो, तो कह सकते हो कि इट इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट, इट इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। इसका मतलब any amount of alcohol called ethanol can be soluble in water। किसी भी अमाउंट ज्यादा से ज्यादा, कम से कम वाटर में soluble हो जाता है। ठीक, तीसरी चीज आप कह सकते हो, और दूसरा पॉइंट कह सकते हो कि it is liquid at room temperature। रूम टेम्परेचर बोलने का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस, और 1 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है। तो इसमें अगर 273 ऐड करोगे तो 538,729 यानी 298 केल्विन। यानी घर पे आप दारू लेके आते हो, अल्कोहल लेके आते हो, तो हमेशा लिक्विड के फॉर्म में होता है। यानी एनी अमाउंट ऑफ इथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अगर आप इथेनॉल की यूजेस की बात करो तो इसका यूजेस, तो पहला यूज हो गया कि इसका यूज हम करते हैं फॉर मेडिसिन, और मेडिसिन में सबसे पहला यूज करते हैं, एक कहा जाता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन, आयोडीन टिंक्चर ऑफ आयोडीन में इस्तेमाल किया जाता है। इसका दूसरा इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेडिसिन के रूप में, जहां आप देखते होंगे कफ सिरप। कफ सिरप जो आप पीते हो ना, उसमें भी इथेनॉल मिला हुआ है। ठीक, कफ सिरप के अंदर भी इथेनॉल का कुछ मात्रा है, जिसकी वजह से कफ सिरप पीने से थोड़ी सी नींद आ जाती है। उसके अलावा बहुत सारे टॉनिक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मेनी टॉनिक्स। यानी इथेनॉल के बारे में हमने समझा कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH3CH2OH या C2H5OH। इसको हम अल्कोहल यानी दारू भी कहते हैं। ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा इथेनॉल चाहो आप पानी में मिला सकते हो। ये रूम टेम्परेचर पर, यानी जो अभी टेम्परेचर में हम बैठे हुए इस टेम्परेचर पर ये लिक्विड के फॉर्म में होता है, और इसका इस्तेमाल मेडिसिन बनाने में, जैसे टिंक्चर ऑफ आयोडीन, कफ सिरप या बहुत सारे टॉनिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट दी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, ये उसका यूजेज हो गया। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में इसका रिएक्शन, कि हम इसका रिएक्शन सोडियम से कराएंगे, फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर कराएंगे, तो देखेंगे क्या होता है। 2 रिएक्शन है, उसको करके हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल की कहानी समझेंगे। इस बात को अच्छे से समझ के लिख लो। जहां पे भी कोई डाउट हो वो पूछ सकते हो। हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, और जब भी चाहो आप पूछ सकते हो। तो ये सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल की कहानी हो गई। अब हम बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, जिसके अंदर कुछ रिएक्शंस है, उसको भी समझाएंगे, बताएंगे, और उस तरह से इथेनॉल की कहानी खत्म हो जाएगी। और इथेनॉल की जैसे ही कहानी खत्म होगी, फिर हम बढ़ेंगे इथेनोइक एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, और जब वो हो जाएगी तो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ेंगे। यानी हम बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। पहला केमिकल प्रॉपर्टीज है रिएक्शन विथ सोडियम, और सोडियम क्या है? मेटल। यानी रिएक्शन विथ मेटल में स्पेशली सोडियम, दैट इज Na। तो जब हम इथेनॉल का फॉर्मूला जानते हैं हम CH3CH2OH
का रिएक्शन जैसे ही आप सोडियम से कराओगे, जैसे ही आप इसका रिएक्शन सोडियम से कराओगे, ये क्या करेगा, यहां से H प्लस को बाहर निकाल देगा। और H जानते हैं कि गैसेज है, और आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा कि गैसेज आर ऑलवेज, हमेशा डाई एटॉमिक होता है, यानी आप हाइड्रोजन को H नहीं लिख सकते, H2 लिखना है, ऑक्सीजन को O नहीं लिख सकते, O2 लिखना है, क्लोरीन को Cl नहीं लिख सकते, Cl2 लिखना है, जब अकेले लिखना होता है तब। तो यहां से क्या करेगा कि अल्कोहल जो है सोडियम के प्रेजेंस में H2 को बाहर निकाल देगा और ये बना लेगा CH3CH2ONA। Na के ऊपर थोड़ा सा पार्शियल प्लस और यहाँ पर माइनस रहेगा, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड जैसा बना रहा, और प्लस H2 बाहर निकल जाएगा, और H2 क्या है, गैस। तो यहाँ से बोलोगे when ethanol react with sodium it releases hydrogen gas। when ethanol reacts with sodium it releases हाइड्रोजन गैस। ये क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस। एंड हाउ कैन यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, पहला चैप्टर पढ़ा है आपने, हम समझ गए। हाउ कैन यू टेस्ट द presence of hydrogen gas। तो how can you test the presence of hydrogen gas, तो इसका आंसर लिखोगे कि we take a burning candle in front of that H2 gas and the candle burn with pop up sound। This shows the presence of हाइड्रोजन गैस। यानी जब हम अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम से कराते हैं, जब हम अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम से कराते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस देता है। और ये जो हाइड्रोजन गैस है इसका प्रेजेंस कैसे पता लगाएंगे, तो एक बर्निंग कैंडल लेकर जाएंगे और वो बर्निंग कैंडल अगर यानी पॉपअप साउंड से बर्न करेगा तो दिस विल शोज दैट द गैस इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस के साथ जो ये प्रोडक्ट बनता है इसको बोलते हैं हम सोडियम इथो ऑक्साइड। तो लिख सकते हो व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम इट रिलीजेस हाइड्रोजन गैस along with सोडियम इथो ऑक्साइड। यानी सोडियम इथो ऑक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, यानी हाइड्रोजन गैस के साथ साथ सोडियम इथो ऑक्साइड बनता है। और ये पहला रिएक्शन हो गया, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ मेटल। इसको लिख लो, जल्दी से लिख के बताओ, कोई भी डाउट हो हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं। समझ गए? यानी जब भी आप सोडियम से रिएक्ट कराओगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा ही निकलेगा। अब इसका दूसरा रिएक्शन है, इरेज करें, पक्की वाली बात, ये गैस है और गैस है इसलिए H2 लिखा है। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करेंगे वो भी आप समझ गए हो। लिख लो लिख लो, अच्छे से लिख लो, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं उठाना है सर। ठीक है, दूसरा रिएक्शन है रिएक्शन टू प्रोड्यूस, नॉट रिएक्शन विथ, रिएक्शन टू प्रोड्यूस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दिखाते दो ही केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल है आपके पास। एक रिएक्शन विद सोडियम, जैसे ही सोडियम से रिएक्ट करोगे सोडियम इथो ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। दूसरा है रिएक्शन टू प्रोड्यूस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसा रिएक्शन जिसकी वजह से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस हो।
और वो कैसे होगा, जब आप अल्कोहल लोगे CH3 CH2OH और इसको रिएक्ट कराओगे हाई टेम्परेचर पे। किस पे? हाई टेम्परेचर। और जो टेम्परेचर होगा लगभग 443 केल्विन होगा, यानी लगभग कितना डिग्री सेल्सियस हो गया, 273 माइनस कर दो 0 7 और 1, लगभग 170 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ कॉन्संट्रेटेड H2SO4। H2SO4 को हम क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके बारे में कहा जाता है ये किंग ऑफ एसिड होता है, किंग ऑफ एसिड होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ोगे तो वहां ये चीज और क्लियर होगा। और ये एक मिनरल एसिड है, मिनरल एसिड दैट वी गेट फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि अल्कोहल को ले लेते हैं हाई टेम्परेचर पर, यानी 443 केल्विन में, यानी 170 डिग्री सेल्सियस बड़ा टेम्परेचर है, और एक्सेस अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लेते हैं। तो ये क्या करता है, इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी इथेनॉल को इथीन बना देता है। यानी क्या करता है, ये जो हमारा इथेनॉल है और हाई टेम्परेचर पर कंसंट्रेटेड H2SO4 लोगे तो ये इथीन बना देगा। इसको हटाए। अच्छा एक बात, कंसंट्रेटेड का मतलब तो जानते हो, पहला चैप्टर पढ़ा हो। कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है मोर अमाउंट ऑफ एसिड एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर। यानी बहुत सारा कोई सॉल्यूशन है जिसमें पानी बहुत कम है, एसिड बहुत ज्यादा है। और इसी का दूसरा होता है डाइल्यूटेड, जहां पे होता है लेस अमाउंट ऑफ एसिड एंड मोर अमाउंट ऑफ वाटर। यानी जहां पर बहुत सारा पानी हो उसमें थोड़ा सा एसिड हो, जो आपके स्कूल के लेबोरेटरी में देखने को मिलेगा। ताकि आप जैसे बदमाश बच्चे हो, लेबोरेटरी में पता चला किसी को किसी से मिला दिया, एसिड वगैरह हाथ पे गिरा के जला लिया, तो टीचर को जवाब देना पड़ेगा। तो स्कूल के लेबोरेटरी में डाइल्यूटेड एसिड पाया जाता है, कंसंट्रेटेड एसिड नहीं पाया जाता है। ये कंसंट्रेटेड एसिड से जो एसिड अटैक वगैरह होता है इन्हीं सब चीजों से होता है। तो इस रिएक्शन के लिए हमें कंसंट्रेटेड एसिड चाहिए। कंसंट्रेटेड कौन सा एसिड चाहिए? सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, जो कि किंग ऑफ एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, मिनरल एसिड है, जिसको अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन करते हैं। ये सब बातें लिखो, ये रहने देंगे, अभी जानते थे फिर भी हमने आपको बता दिया ताकि अगर कोई भी पॉइंट नोट डाउन करने लायक जैसी हो तो आप आराम से कर सको। तो ये क्या करता है कि यहाँ पर इथीन बना लेता है, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ CH3 था जो CH2 बन गया, यहाँ CH2 था CH2 रह गया और OH निकल गया, यानी यहाँ से OH और यहाँ से H निकल के बाहर चला गया H2O। तो इस रिएक्शन को, रिएक्शन टू प्रोड्यूस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज, क्या कहते हैं बताते हैं, दिस रिएक्शन is also called as dehydration reaction। dehydration reaction, dehydration reaction। मम्मी पापा को बोलते हो ना जब लूज मोशन होता है, मम्मा डिहाइड्रेशन हो गया है, तो मम्मा आपको ग्लूकोज वगैरह वो सारी चीजें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोल पाउडर वगैरह पिलाती है। तो इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं, because water is removed from alcohol। अल्कोहल से देख रहे हो ना, यहाँ से H और यहाँ से OH, वाटर निकाल देते हैं अल्कोहल से, इसीलिए इसको हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है यहाँ पर हमारे पास, कौन ये काम कर रहा है, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो कह सकते हो एंड दी डिहाइड्रेटिंग एजेंट
इज H2SO4। कौन सा? कंसंट्रेटेड। यानी इस रिएक्शन से सीखा कि जब अल्कोहल को बहुत हाई टेम्परेचर पर एक्सेस अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 लोगे तो ये इथीन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना लेगा और वाटर बाहर निकाल देगा। यानी इथेनॉल से इथीन बनाने वाले रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से इथेनॉल से अल्कोहल से यानी इथेनॉल से पानी बाहर निकल जाता है और यहाँ पर जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो H2SO4 है। यानी आपसे अभी तक पूछा गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो अल्कलाइन KMnO4 है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कौन करता है? तो अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। फिर बोलेगा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? निकल और पैलेडियम कैटालिस्ट। फिर आपको बोलेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है? तो सनलाइट के प्रेजेंस में। फिर आपसे पूछेगा कि कोई एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का नाम बताओ, तो H2SO4 concentrated is the dehydrating agent that is used in the alcohol at a high temperature to remove the water from the alcohol and produce the unsaturated hydrocarbon। बात समझ में आया? तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। पहला में आपने देखा हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है जब हम इथेनॉल से रिएक्ट कराते हैं सोडियम को, तो सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस होता है। और दूसरे में देखा कि जब इथेनॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट कराते हैं तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इथीन बना लेता है और इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि वाटर निकलता है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमारा H2SO4 है। छोटी छोटी बातें पकड़ के चलोगे तो चीजें बहुत मजेदार हो जाएगी। तो इस तरह से हमने आपको इथेनॉल की कहानी समझा दी। अब हम बढ़ेंगे आगे इथेनोइक एसिड पे। इसमें से जो भी बातें आपको लिखनी है अच्छे से लिखो, समझो, जानो, पहचानो और बढ़िया सा चॉकलेट भी खिलाओ। यहाँ तक की कहानी को लिख लिया आपने। अब हम बात करने जा रहे हैं इथेनोइक एसिड की। एकदम प्यार से चलना है, प्यार से समझना है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छे से लिखते चलोगे सारी चीजें इजी होती चली जाएगी। बस एक रिक्वेस्ट है आपकी हमारी आपसे कि जब भी ये पूरा वीडियो हम कंप्लीट कर दे, ये सेकेंड लास्ट वीडियो है, इसके बाद लास्ट बचेगा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप को छोड़कर आप कोशिश करोगे कि एक बार शुरू से लेके लास्ट तक जितने देर का भी वीडियो है एक शॉट में देखने की कोशिश करें। उससे क्या होगा, पूरा ब्रश अप हो जाएगा। ठीक है, बाकी पढ़ते आप हो, आपको खुद पता है कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इथेनोइक एसिड के बारे में। तो सबसे पहले अगर इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम डिराइव करें, जितना हमने आईपेक नेम पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, तो हम बोलेंगे एथ मतलब 2 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ओइक मतलब डबल बॉन्ड O, OH, बचे हुए जगह हाइड्रोजन, यानी ये बन गया CH3COOH। इसको हम दूसरी भाषा में दूसरा नाम भी कहते हैं एसिटिक, ACE है यहाँ, एसिटिक एसिड। और ये जो एसिड है ना, इट बिलोंग्स टू दी ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। समझो समझो समझो, ये जो इथेनोइक एसिड है ये इसका IUPAC नेम है। ठीक, और ये जो एसिडिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है। कॉमन नेम होता है जो बोलने में आता है और आईपेक नेम होता है जिससे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव कर पाते हैं। यानी इथेनोइक एसिड इज आल्सो कॉल्ड एसिटिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में पाया जाता है। और ये जो होता है इथेनोइक एसिड एक वीक एसिड होता है। कैसा एसिड होता है? वीक एसिड होता है। वीक एसिड क्या होता है? जो लेस अमाउंट ऑफ H प्लस दे एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ोगे वहां कर देंगे। देखो ना, यहाँ पर अगर एसिटिक एसिड को तोड़ोगे, CH3COOH को ब्रेक डाउन करोगे तो ये बना लेगा CH3COO प्लस H प्लस, यहाँ पर माइनस H प्लस। और कहीं पर अगर आप HCl को तोड़ते तो ये बनाता H प्लस प्लस Cl माइनस। या आप कहीं पर
H2SO4 को तोड़ते तो ये बनता है 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो यहाँ पर देखो 3 और 1 4 हाइड्रोजन था, लेकिन बाहर कितना निकला? सिर्फ 1 हाइड्रोजन। यहाँ 1 हाइड्रोजन था, बाहर पूरा निकल गया। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था, यहाँ पर दोनों निकल गया। तो ये दोनों के दोनों कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और स्ट्रॉन्ग एसिड को हम मिनरल एसिड भी कहते हैं, और वीक एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। यह कहां से डिराइव होता है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। ये हमें मिलता है प्लांट से। और ये दोनों हमें मिलता है स्ट्रॉन्ग एसिड और मिनरल एसिड। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। जमीन के अंदर से हमें इस चीजें मिलती है। तो क्योंकि ये दोनों मिनरल एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है? बिकॉज इट रिलीजेस लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, इट रिलीजेस ए स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। इसमें क्या है? स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, और यहां पर क्या है? लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। यानी जितना H प्लस आयन है सब टूट गया। और यहाँ पर जितना H है देखो ना, 4 H है, एक ही टूटा है। तो स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, इसलिए ये वीक एसिड है। और लार्ज कंसंट्रेशन होता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वीक एसिड को ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं, मिनरल स्ट्रॉन्ग एसिड को मिनरल एसिड भी कहते हैं। ये एसिड बेस पढ़ेंगे तो वहां पर और समझ लेंगे। यहाँ पर हमने आपको बता दिया। यानी अभी तक आपने देखा कि इथेनोइक एसिड का जो जनरल फार्मूला है वो है CH3COOH, जो एक कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप से बिलोंग करता है। इसका कॉमन नाम एसिटिक एसिड भी है। ये एक वीक एसिड है जिसको हम ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। ये डिराइव्ड होता है प्लांट से। अगर आप लगभग एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड ले लो, दैट इज एथेनोइक एसिड ले लो, और मिक्स कर दो, मिक्स्ड विथ वाटर। तो ये सब मिलके 5 से 8% इथेनोइक एसिड और 5 से 8% एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड जब पानी में मिलाओगे तो ये बना लेगा विनेगर। और इस विनेगर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? हम चाउमीन खाने में इस्तेमाल करते हैं, याद है? ठीक। इसका यूज इथेनोइक एसिड का एक तो यूज यहां हो गया, दूसरा यूज हो गया कि प्रिजर्वेटिव ऑफ पिकल्स, अचार वगैरह को भी प्रिजर्व करने में हमें ये मदद करता है। ठीक है। अच्छा, इथेनोइक एसिड जो होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग, मतलब जो इसका कह सकते हो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो लगभग होता है 290 केल्विन। यानी इसको देखो तो 273 से घटाओगे तो इसको सेल्सियस में कितना कह सकते हो? 10 में से 7 और 1, यानी लगभग 17 डिग्री सेल्सियस। तो 17 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है, यानी 298 केल्विन है। यानी इट इवन फ्रीजेस इन विंटर। ठंड के मौसम में, जो अभी मौसम चल रहा है ठंड का, अब ठंड के मौसम में क्या होता है, कभी कभी टेम्परेचर 10 डिग्री भी हो जाता है, 12 डिग्री नॉर्मल जगह पे, कहीं भी चल जाओ, बिहार यूपी और उधर साइड की तो बात ही छोड़ दो जहां बहुत ठंड होता है, कश्मीर वगैरह की। तो इट इवन फ्रीजेज इन विंटर, तो विंटर में फ्रीज भी कर जाता है क्योंकि बहुत कम टेम्परेचर पर ये बॉयल करने लगता है। तो इसका बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत कम है। ठीक है, सॉरी नॉट बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, उल्टा लिख दिया ना, इसको सही कर लो तब तो फ्रीज करेगा। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 17 डिग्री सेल्सियस है, यानी इससे कम टेम्परेचर होगा फ्रीज कर जाएगा। और 17 तक तो आसानी से ठंड के मौसम में पहुंच जाता है। इसीलिए सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसलिए ग्लेशियल कहते हैं ना, जो बर्फ की जगह को ग्लेशियल कहते हैं।
तो देखो समझो क्या बताया हमने, बोला इथेनोइक एसिड, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3COOH, इसका कॉमन नाम एसिटिक एसिड, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप से बिलोंग करता है, ये एक वीक एसिड है। वीक एसिड को ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं जो प्लांट से डिराइव्ड होता है। अगर 5 से 8% इथेनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड ले लो, पानी में मिक्स कर दो तो वो विनेगर बन जाता है, और जिसका इस्तेमाल हम चाउमीन में करते हैं या प्रिजर्वेटिव ऑफ पिकल्स में करते हैं। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 298 केल्विन यानी लगभग 17 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। तो विंटर सीजन में कहीं भी इंडिया के किसी कोने में चले जाओ, तो वर्ल्ड के किसी कोने में चले जाओ हम तो कहते हैं, तो नहीं कुछ जगह को छोड़ दो, कोई एक्सेप्शन वगैरह ना हो, हमें पूरा दुनिया का तो पता नहीं, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी मेरा कमजोर है, तो बहुत 90% जगह पर टेम्परेचर 17 से कम आ ही जाता है ठंड के मौसम में। तो क्या हो जाता है, ये फ्रीज कर जाता है, इसलिए हम इसको, इसका एक स्पेशल नाम भी है, पूछ देगा व्हाई इथेनोइक एसिड इज आल्सो कॉल्ड ग्लेशियल एसिडिक एसिड, तो क्या बोलोगे कि इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज 17 डिग्री सेल्सियस, सो इन विंटर इट गेट फ्रीजेस, सो इट इज आल्सो कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये पूरी बात समझ में आई, ये फिजिकल प्रॉपर्टी की कहानी थी। अब हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेंगे। तो इस तरह से पढ़ते जाओगे तो चीजें बहुत आसान होती जाएगी और मजा आता चला जाएगा। इन सब बातों को बहुत प्यार से लिखो, समझो, जानो, और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आसान बिल्कुल होती जाएगी, ये मेरा विश्वास है। तो अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड पे बात कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी की कहानी आपको अच्छे से समझ में, लिखा था ना, जल्दी मिटा दिया क्या? नहीं सर, लिख दिया था, बहुत सारा मौका दिया था हमने लिखने का। अगर नहीं लिख पाए तो थोड़ा बैक करके लिख सकते हो आप। अब हम बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, और आज की क्लास में इतना ही रहने देंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक और बचेगा जिसका नाम है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, जिसको हम एक अलग से वीडियो में समझा देंगे, क्योंकि वो रिएक्शन से हटके है, कैसे कैसे मिसल का फॉर्मेशन होता है, सोप क्या है, डिटर्जेंट क्या है, ये सारी कहानी। तो अब हम बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। पहला केमिकल प्रॉपर्टीज है जिसका नाम है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में क्या करते हैं कि हम ले लेते हैं इथेनोइक एसिड और इसका रिएक्शन कराते हैं इथेनॉल से, तो ये बनाता है एस्टर और पानी बाहर निकल जाता है। और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, ड्यू टू दी फॉर्मेशन, मार्कर चेंज, ड्यू टू दी formation of ester, this reaction is called esterification reaction। क्योंकि इसमें एस्टर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। हम क्या करते हैं, इथेनोइक एसिड ले लेते हैं, CH3COOH, फार्मूला ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं हम बना के, प्लस इथेनॉल यानी अल्कोहल ले लेते हैं, CH3CH2OH, और इसको थोड़ा सा एक दिमाग लगाते हैं, ये रिएक्शन थोड़ा सा रिवर्सिबल जैसा होता है, तो यहाँ पर हम कोई एक एसिड यूज कर लेते हैं, ठीक। और ये जो एसिड यूज करते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करते हैं। ये एसिड क्या करता है, गिव्स H प्लस आयंस। ये एसिड जो है इस रिएक्शन को प्रोसेस करने में, इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल को एसिड के प्रेजेंस में, जो स्ट्रॉन्ग एसिड जो H प्लस आयन देता है, इस रिएक्शन को प्रोसीड करता है और एस्टर प्लस वाटर बना लेता है।
तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा एसिड ले लिया, ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है इसलिए ऐसा एरो दिया जाता है। तो हमने क्या किया, इथेनोइक एसिड ले लिया, अल्कोहल ले लिया, क्योंकि ये एसिड है तो एसिड हमेशा H प्लस आयन देता है और यहाँ से OH निकला तो ये H प्लस और ये OH बाहर निकल गया, क्या बन के H2O बन के, और बच क्या गया यहाँ पर CH3COO फिर CH2CH3, ये हमारा एस्टर है, यही क्या है हमारा एस्टर है। इसको ऐसे भी बना सकते हो आप CH3C डबल बॉन्ड O दो O है CH2CH3। एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास पुराना वाला होगा तो उसमें थोड़ा सा CO की जगह C लिख दिया है, तो कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। तो एस्टरिफिकेशन है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इन व्हिच इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म एस्टर एंड वाटर इज रिमूव्ड। द फार्मूला ऑफ एस्टर इज CH3C डबल बॉन्ड OO CH2CH3। जब अल्कोहल देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ से H निकालना है क्योंकि ये क्या है एसिड है ना, तो एसिड से H प्लस निकाल लो और यहाँ से OH और H और OH मिलकर H2O बाहर आ गया, ये CH3COO बच गया और ये CH2CH3 बच गया, लिख दिया, वही एस्टर हो गया। ये जो एस्टर है हमारा ये एक स्वीट स्मेलिंग, स्मेल का स्पेलिंग SMELL, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, ये बहुत स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, इसलिए इसका इस्तेमाल कभी कभी परफ्यूम्स बनाने में यूज हो जाता है। इसका यूजेस कहाँ कहाँ करते हैं, परफ्यूम बनाने में, किसी चीज में फ्लेवर डालने में, यानी फ्लेवरिंग एजेंट, कोई ऐसा चीज बना रहे हैं जिसमें थोड़ा सा बिरयानी वगैरह बना रहे हैं तो फ्लेवरिंग एजेंट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एस्टर, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इट फॉर्म्स एस्टर एंड वाटर इज रिमूव्ड एंड द एस्टर दैट इज फॉर्म्ड इज अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस दैट इज यूज्ड फॉर दी प्रिपरेशन या प्रोडक्शन ऑफ परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट। अब इसी एस्टर को उठाओ, ये जो एस्टर बनाए हो CH3COO CH2CH3 सॉरी, और इसको रिएक्ट करा दो NaOH, और NaOH क्या है, एक बेस है जिसको आप अभी अभी देखा एल्केलाइन भी कहते हो। तो जब आप इस एस्टर को, इसको किसको, एस्टर को रिएक्ट किससे करा रहे हो, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से, तो ये बना लेगा अल्कोहल। ये प्रॉपर्टीज हटा दे कि स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस यूजेस फॉर परफ्यूम एंड फ्लेवरिंग एजेंट। तो ये बना लेगा अल्कोहल CH3CH2OH प्लस CH3COONA। देखो क्या होगा ना, ये जो CH3CH2 है, देखो आराम से समझेंगे, CONA CH3COONA। एक सेकेंड रुक जाओ, सही बना रहे हैं ना, एक सेकेंड घबराना मत, एक चीज दूसरा चीज देखना चाह रहे हैं, हाँ ठीक 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 ठीक। देखो क्या होगा कि यहां से NaOH है, यहाँ का OH जो है इससे रिएक्ट कर जाएगा और CH2 CH3 से OH जुड़ गया और ये Na जो है ये इससे जुड़ गया। और देखो समझो आराम से, बात को घबराना मत। पहले इथेनोइक एसिड को इथेनॉल से रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ तो एसिड तो बना लिया एस्टर प्लस वाटर, जो रिएक्शन करके हमने दिखाया है, ये इथेनोइक एसिड, ये इथेनॉल एसिड के प्रेजेंस में एस्टर प्लस वाटर। एस्टर जो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस था और उस जिसका यूज परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट में यूज करते थे, और इसको उठा के लाए और NaOH से रिएक्ट करा लिए तो ये बना लिया अल्कोहल। इसका नाम क्या है, अल्कोहल बोल दो या इथेनॉल बोल दो, और इसका नाम है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको दूसरे तरीके से आप सोडियम एसीटेट भी कह सकते हो, या इसको दूसरे तरीके से आप सोडियम
इथेनोएट भी कह सकते हो। समझो समझो समझो, सब नाम दिमाग में होना चाहिए। और इस रिएक्शन को, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन रिएक्शन। एक बार और फिर से समझा देते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। कहता है बिकॉज इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप, बिकॉज सोप इज ऑल्सो अ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ, इसको हटा के लिख दे, फिर इसको उधर बना देंगे, सोडियम, सोप इज ऑल्सो अ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ सोडियम, और समझा रहे हैं, बिल्कुल घबराओ मत, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जो फॉर्मूला बनाया था ऐसा कुछ था, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। देखो अब कह रहा है, आप रिएक्शन को आराम से समझो, बातों को प्यार से समझो, हर चीज आपको प्यार से दिख रहा है, कहीं पे कोई तकलीफ नहीं है। ये जो रिएक्शन आपने किया इथेनोइक एसिड के साथ, ये वाला जो रिएक्शन किया, ये जो रिएक्शन किया, इसमें आपने क्या किया, एस्टरिफिकेशन किया। अगला वाला रिएक्शन है सपोनिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन में क्या था कि आपने इथेनोइक एसिड लिया, इथेनॉल लिया, एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया तो एस्टर बना लिया। एस्टर एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है जिसका यूज परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट में यूज किया। इसी एस्टर को उठाया और इसको NaOH से रिएक्ट कराया तो देखा आपको फिर से अल्कोहल वापस मिल गया, और जो बाद में मिला CH3COONA कैसे बनाएंगे, तो ये OH इसके साथ जुड़ गया और Na इसके साथ जुड़ गया, और इसको हम कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको सोडियम इथेनोएट के नाम से भी जाना जाता है या सोडियम एसीटेट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब आप सोप एंड डिटर्जेंट पढ़ोगे तो देखोगे सोप का जो फॉर्मूला है ना, वो भी यहीं पर CH3 की जगह C7 C75 कुछ करके बहुत बड़ा, इसलिए बहुत बड़ा लॉन्गेस्ट चेन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, यानी COONA तो होगा, CH3 की जगह कुछ बड़ा हाइड्रोकार्बन होगा, यानी सपोनिफिकेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं बिकॉज सोप इज ऑल्सो अ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ या तो सोडियम होगा या पोटेशियम होगा, उसके अलावा इधर का फॉर्मूला में COO होगा, CH3 की जगह हो सकता है C7H14 या C75H कुछ बहुत बड़ा हो, यानी ये जो रिएक्शन एस्टर बनाए हो, इस एस्टर को जब आप बेस से रिएक्ट कराओगे तो वो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ अल्कोहल देगा, और इस रिएक्शन को, इस पूरे रिएक्शन को सपोनिफिकेशन रिएक्शन और ये ऊपर वाले रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, और ये दोनों रिएक्शन आपके दिमाग में होना चाहिए। बात समझ में आई? सपोनिफिकेशन इसलिए कहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट बनता है ना, ये कहीं ना कहीं सोप का फॉर्मूला है। जो सोप एंड डिटर्जेंट हम आगे पढ़ेंगे उसका फॉर्मूला ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, तो यानी ये सोप जैसा कुछ बन रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को सपोनिफिकेशन कहते हैं, और इस रिएक्शन में एस्टर बन रहा है इसलिए इसको एस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो ये रिएक्शन आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, लिख लो इसको। समझ में आया? पक्का वाला बात, कंफ्यूज नहीं कर दिया हमने? नहीं सर, लिखो जल्दी, फास्ट लिखो। अब अगला रिएक्शन कहता है रिएक्शन विथ Na, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। अच्छा पहला लिख लो, कंफ्यूज मत करो। यानी एस्टरिफिकेशन के बाद इससे NaOH से रिएक्ट करा के इसको सपोनिफिकेशन कर लेते हैं। लिख लो लिख लो लिख लो, आराम से चीजों को लिखो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है, बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की। लिख लिया? अब आगे में कहता है, इरेज करें, यानी एस्टरिफिकेशन और सपोनिफिकेशन याद होना चाहिए। जब एस्टर को NaOH से रिएक्ट कराओगे तो सपोनिफिकेशन रिएक्शन होगा, और जब इथेनॉल को इथेनोइक एसिड से रिएक्शन कराओगे तो एस्टरिफिकेशन होगा। इसमें एस्टर का फॉर्म होगा, इसमें सोप का फॉर्म होगा, इसलिए सपोनिफिकेशन होगा। ये पहला केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड हो गया, ये पहले में ही दोनों बात है, ठीक है। कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी और कुछ चीजें हम अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर ही रहे हैं, और बाद बाकी अगर कंफ्यूजन हो तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा प्रस्तुत है आपके सामने। चलिए अब हम नेक्स्ट दूसरा देखने जा रहे हैं, रिएक्शन विथ बेस, और वो बेस में हम क्या ले रहे हैं, सोडियम
हाइड्रो ऑक्साइड, दैट इज NaOH। किसका रिएक्शन? इथेनोइक एसिड का, इसी का केमिकल प्रॉपर्टी है तो इसी का रिएक्शन। तो लेंगे CH3COOH इथेनोइक एसिड प्लस बेस में ले लेंगे NaOH। जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये बना लेगा CH3COONA प्लस CH3COONA, यहां से H, यहां से OH, H2O बाहर निकल जाएगा। ये रिएक्शन हो गया रिएक्शन विथ NaOH। ये रिएक्शन डायरेक्ट याद कर लो। अब इसको नहीं बोलोगे कि ये रिएक्शन सपोनिफिकेशन है, समझे? यहां पर भी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका भी नाम वही है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसका दूसरा नाम सोडियम एसीटेट, या इसका तीसरा नाम सोडियम इथेनोएट। लेकिन ये रिएक्शन सपोनिफिकेशन नहीं है, भले ही देखने में आपको CH3COONA दिख रहा है, तो ये मत बोल दो कि दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज सपोनिफिकेशन रिएक्शन। सपोनिफिकेशन रिएक्शन तभी होगा जब एस्टर को हम रिएक्ट कराएंगे किससे? NaOH बेस से रिएक्ट कराएंगे, तभी वो रिएक्शन को हम सपोनिफिकेशन रिएक्शन कहेंगे। उसके अलावा किसी रिएक्शन को सपोनिफिकेशन रिएक्शन नहीं कहेंगे। तो रिएक्शन विथ बेस हो गया। और तीसरा केमिकल प्रॉपर्टीज है रिएक्शन विथ कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी अगर आप इथेनोइक एसिड यानी CH3COOH को अगर आप Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कराओ, या CH3COOH को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कराओ, ये सब फॉर्मूला कैसे बन रहा है सब पहला चैप्टर में पढ़ा दिया है। तो इससे भी रिएक्ट कराओगे तो बनाएगा CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2, और इसको भी रिएक्ट कराओगे तो बनेगा CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। यानी इट गिव्स वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड along with कुछ भी सोडियम एसीटेट, सोडियम इथेनोएट या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी रिएक्शन विथ बेस करोगे तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर देगा, और रिएक्शन विथ कार्बोनेट करोगे या हाइड्रोजन कार्बोनेट करोगे तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर के साथ साथ एक नया चीज क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और एक ये बात लिख लो, हेयर इस रिएक्शन में हेयर दी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड टर्न्स लाइम वाटर टू मिल्की। अब देखो बहुत सारा बच्चा पहला चैप्टर नहीं पढ़ के आया होगा और ये बात उसको याद ही नहीं होगा। याद करो जब आप एक रिएक्शन करते थे पहले चैप्टर में कि CaO को इसको हम क्विक लाइम कहते थे, या इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते थे, इसको पानी में मिलाते थे तो ये CaOH का होल ट्वाइस हो जाता था, जिसको स्लैक्ड लाइम या लाइम वाटर भी कहते थे। और जब इससे पोताई करते थे व्हाइट वॉश तो ये एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर CO3 प्लस H2O बाहर निकाल देता था। इसको हम लाइम स्टोन भी कहते थे और ये साइनी सरफेस हो जाता था। तो यही चीज कह रहा है कि यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो लाइम वाटर यानी स्लैक्ड लाइम, लाइम वाटर बोले तो लाइम वाटर बोलो या सेलेक्टेड लाइम बोलो या कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बोलो, ये सब चीज सेम था, याद है ना?
कि CaO में पानी मिलाते थे तो CaOH का होल ट्वाइस बनता था, फिर वो CO2 उससे पुताई कर लेते थे, फिर एटमॉस्फेयर का CO2 से वो CaCO3 बना लेता था, जो शाइनी सरफेस होता था, जो जिसको हम लाइम स्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट कहते थे। तो इसलिए यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो लाइम वाटर को मिल्की में चेंज करता है। ये पहला चैप्टर पढ़े होते तो ये चीज दिक्कत नहीं होता, और जिसने पढ़ा होगा उससे दिक्कत नहीं होगा। यानी पहला रिएक्शन विथ इथेनोइक एसिड देखा कि जब इथेनॉल को अल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है, वाटर निकल जाता है। वो एस्टर जो है उसका फार्मूला CH3COO CH2 CH3 होता है। वो एस्टर एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है जो कि फ्लेवरिंग एजेंट में या परफ्यूम में इस्तेमाल किया जाता है। उस एस्टर को जब हम NaOH जैसे बेस से रिएक्ट कराते हैं तो वो अल्कोहल साथ ही साथ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट देता है, जो कि जिस रिएक्शन को सपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं जब एस्टर बेस से रिएक्ट करता है, क्योंकि वो जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना है सोप भी कहीं ना कहीं सोडियम सॉल्ट ऑफ या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा होता है। फिर दूसरा रिएक्शन देखा रिएक्शन विथ बेस, जहां पर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वाटर निकला। यहाँ पर भी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब लेकिन इसको सपोनिफिकेशन नहीं बोलेंगे। सपोनिफिकेशन में एस्टर का रिएक्शन जब NaOH से करते हैं उसी को सपोनिफिकेशन कहते हैं। फिर रिएक्शन विथ कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट देखा, इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पर 2 लगा दो, Na2 हो गया। हाँ ठीक है, तो इसमें आपने देखा बैलेंस कर लेना, अगर बैलेंस में ऊपर नीचे होगा तो आप समझ जाओगे, समझदार हो। CH3 2 था तो यहाँ 2 लगाया, तो यहाँ भी 2 लगाओगे, अब सब ठीक है। तो आप बोलोगे कि उसके बाद हम रिएक्शन विथ कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाया, तो इसमें भी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड साथ साथ वाटर मिला, और जो कार्बन डाइऑक्साइड मिल के आया वही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इट टर्न्स व्हाट इज द यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एयर और विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। क्वेश्चन पूछ देगा ऐसे, विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो दिमाग में रखो, ओनली देयर इज ओनली वन गैस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, विच टर्न्स या कन्वर्ट्स lime water into milky, and this is all about the properties of physical and chemical properties of ethanol and ethanoic acid। अब एक क्वेश्चन है जिसका आंसर इस बोर्ड पे है तो इसको मिटाते नहीं है। वो क्वेश्चन ये है, देख लो क्वेश्चन को, देख लो कहाँ रख दिया डस्टर, यहाँ। क्वेश्चन कहता है कि हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश, क्वेश्चन कहता है हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश, पेज नंबर 74 का पहला, ये तीनों तो बता दिया है, पेज नंबर 74 का पहला, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। तो आप कहोगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट to give sodium salt of carboxylic acid along with water and carbon dioxide, and that carbon dioxide turns lime water into milky, but alcohol does या do not react with carbonate or हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी वो पेज नंबर 74 का आंसर में लिखोगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बट अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विद कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। दिस इज द distinction between alcohol and carboxylic acid, chemically distinguish experimentally between alcohol and carboxylic acid। तो यही हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया, जो कि पेज नंबर 74 का पहला नंबर क्वेश्चन है। दिख रहा है अच्छे से, समझ गए। तो ये आंसर लिख लोगे पेज नंबर 74 के पहले क्वेश्चन का। बाद बाकी सारी चीजें आपको हमने बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की, और हमें जैसा लगता है कि आप लोग बचपन से ही समझदार हो तो चीजें समझ गए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, रिएक्शन वाला टॉपिक था, फिर भी हमने कोशिश की कि आपको दिक्कत ना हो। अगर फिर भी दिक्कत हुआ हो तो आप दोबारा पूछ सकते हो कमेंट में। अगर नहीं दिक्कत हुआ हो तो लास्ट में देखने के बाद एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भेजो, हमारा भी दिल खुश हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय। अब लास्ट टॉपिक बचता है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, उसको करते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। बाय, थैंक यू सर।
ओके, थैंक यू, बाय।